हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 कॉमर्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए हमारा जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज व्यवसाय अध्ययन, इसका चैप्टर नंबर 2 का एक भाग को देखेंगे, एक पार्ट को देखेंगे। हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन के सिद्धांत। प्रबंधन के सिद्धांत में हम यहाँ पर देखने वाले हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्रबंधन के सामान्य सिद्धांत। इसके जन्मदाता कौन है या इसके फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर जो है वो हेनरी फेयोन है। उन्होंने इस नियम को प्रतिपादित किया है। तो वो एक बहुत बड़े खनन इंजीनियर थे, जिन्होंने अपने विश्लेषण के आधार पर, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले हैं और उसके आधार पर ये 14 नियम हमको दिए हैं, ताकि अगर हम कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो इस नियम के आधार पर हम अपने कारखाने में, हम अपने ऑफिस में, कहीं पर भी अच्छे से काम को कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे प्रबंधन के सामान्य सिद्धांत। हेनरी फेयोन लिस्टेड एंड एक्सप्लेन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दिस आर फॉलोस। हमारे जो विद्वान हैं ये हेनरी फेयोन, उन्होंने 14 जो सिद्धांत है उनको सूचीबद्ध किया है और उनको समझाया, जो कि इस प्रकार हैं। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने 14 प्रिंसिपल लिखे हैं। जैसे आप नाम सुन रहे होंगे, डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड। तो 14 हमारे पास प्रिंसिपल है। तो क्या परीक्षा में आप 14 इन नामों को एक साथ याद रख सकते हो? तो शायद थोड़ा कठिन हो जाता हमारे लिए 14 नामों को याद रखना। आपने छोटी क्लास में देखा होगा, जब हम छोटी क्लास में पढ़ते थे तो इंद्रधनुष के नाम याद रखने के लिए हमारे टीचर हमको क्या बोलते थे, एक शॉर्टकट, एक तरीका बताते थे कि बेजानी हबी नाला। इससे हम इंद्रधनुष के 7 रंगों को याद रखते थे। ठीक उसी प्रकार से हमने भी यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीका या न्यूमेरिक कोड बताया है, एक छोटा सा फार्मूला दिया है, जिससे कि आप इस 14 सिद्धांत को अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। मैंने क्या लिखा है उसके बारे में आप अच्छे से देख सकते हो। डेट, यूसी, यूएसएसआर, ओआईसी। क्या याद करोगे आप? इस शब्द को अगर आपने याद कर लिया है तो आपके लिए 14 सिद्धांत याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। डेट, यूसी, यूएसएसआर, ओआईसी। डेट, एक शब्द को अलग अलग करके आपने उसके प्रिंसिपल बनाए। डेट मतलब डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ए से अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, फिर डी से डिसिप्लिन, यू से यूनिटी ऑफ कमांड, सी से सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस से स्केलर चेंज, फिर एस से स्टेबिलिटी, फिर आर से मेरा छूट गया है रिम्यूनरेशन। क्या होगा? रिम्यूनरेशन। इसको अपन क्या बोलते हैं? मानदेय, पारिश्रमिक। एक छूट गया था, आर से रिम्यूनरेशन। फिर यहाँ पर हम और आगे बढ़ेंगे, ये हमारा 9 हो गया है। उसके बाद 10 नंबर पे हम देखेंगे तो क्या आ रहा है? ये ओ से ऑर्डर, आई से इनिशिएटिव, सी एस से, एस से होगा सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। और ई से अगर हम देखना चाहें तो इक्विटी, फिर ई से अगर हम देखना चाहें तो स्प्लिट दी क्रॉप्स। इस प्रकार से 14 सिद्धांतों को हम ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 14 सिद्धांतों को डेट, यूसी, यूएसएसआर, ओआईसी इस फार्मूले से बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले सिद्धांत की बात करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है? ये जो डिवीजन ऑफ वर्क है, यहाँ पर हेनरी फेयोन ने बताया कि जब आप आपकी संस्था में, आप आपकी फैक्ट्री में या आपके उद्योग में काम का बंटवारा करना चाहते हो, तो कर्मचारी की योग्यता को देखते हुए, उसकी कार्य क्षमता को देखते हुए आपको कार्य का विभाजन कर देना चाहिए। एक जैसा कार्य अगर कोई व्यक्ति बार-बार करता है तो उस कार्य में निपुण हो जाता है और वो कार्य बहुत ही अच्छे से होता है। तो ये जो पॉइंट है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क, यहाँ पर हम व्यक्ति की योग्यता और कार्य क्षमता को देखते हुए कार्य का विभाजन करते हैं। अगर हम पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो यहाँ बोला उन्होंने अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी मतलब अधिकार और दायित्व। अधिकार और दायित्व उन्होंने बताया है कि जब हम किसी को अधिकार देते हैं तो उसका दायित्व का जन्म स्वतः ही हो जाता है। हमने किसी को अधिकार दिए तो उसकी जिम्मेदारी भी बन जाती है। एक उदाहरण देकर के मैं इसको समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए एक कारखाने में एक फोरमैन है, उसको हमने एक टारगेट दिया है कि आपको 100 उत्पाद को बनाना है, 100 प्रोडक्ट को बनाना है। तो अगर हम उसको 100 प्रोडक्ट बनाने की
जिम्मेदारी दे रहे हैं तो हमको उसके साथ उसको रॉ मटेरियल को बाजार से खरीदने के भी परमिशन देना चाहिए। तो 100 मटेरियल के लिए जितना रॉ मटेरियल लगेगा अगर वो उसको हम प्रदाय कर देते हैं तो अच्छी बात है, और अगर हमने नहीं किया तो हम उसको दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। तो ये नियम उसी पर आधारित होता है, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, अधिकार और जिम्मेदारी दोनों ही साथ साथ चलती है। ये जो लिखा है तीसरे नंबर पर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का अर्थ ये होता है कि हमारी संस्था में अनुशासन कायम रहना चाहिए। अनुशासन कौन कायम रख सकता है? तो सर्वप्रथम संस्था का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, बड़ा अधिकारी होता है, वो अगर संस्था में समय पर आएगा, समय पर जाएगा तो संस्था के अन्य कर्मचारी भी समय पर आएंगे, समय पर जाएंगे और समय पर ही अपना कार्य को पूर्ण करेंगे। ये जो डिसिप्लिन है वो प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर काम करता है। पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करें, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड को आदेश की एकता, कि संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारी को आदेश केवल एक ही व्यक्ति से मिलना चाहिए। अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से अगर आदेश मिलेगा तो जो काम करने वाला कर्मचारी वो भ्रमित हो जाएगा, वो ये सोचेगा कि मैं किसका आदेश मानूं और किसका आदेश नहीं मानूं। इस प्रकार से अव्यवस्था की स्थिति निर्मित हो जाती है। तो ये कौन सा पॉइंट है? यूनिटी ऑफ कमांड। अब पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें कहा है, ये लिखा गया है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जब निर्णय लेने के अधिकार सर्वोच्च अधिकारी के पास होते हैं, जहां पर निर्णय लेने का अधिकार अपने बॉस के पास होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं केंद्रीकरण की स्थिति। हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। जब निर्णय लेने के अधिकार हम अपने से छोटे अधीनस्थों को भी सौंप देते हैं तो इसे बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब विकेंद्रीकरण कहा जाता है। हेनरी फ्योन ने कहा है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। जो कम महत्वपूर्ण काम होते हैं वो हम अपने अधीनस्थ को सौंप देते हैं, और जहाँ ज्यादा जिम्मेदारी वाले जो काम होते हैं उनको खुद को हमको देखना होता है। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में जो बॉस है, जो संस्था का प्रमुख होता है, उसको बैलेंस बना करके रखना होता है। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ लिखा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब निर्देश देना। एक संस्था में एक ही व्यक्ति के द्वारा डायरेक्शन, दिशा निर्देश देना चाहिए। एक ही संस्था में एक बॉस अगर हमें डायरेक्शन देगा, उसी का एक ही प्लान होगा, तो सब व्यक्ति उसके कहे अनुसार काम करेंगे, तो स्वाभाविक है कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारी फैक्ट्री ने, हमारे कारखाने ने या हमारी संस्था ने सोचा था। तो ये डायरेक्शन भी एक व्यक्ति के द्वारा दिया जाना चाहिए। आगे हम बात करते हैं स्केलर चेन की। स्केलर चेन यहाँ पर जगह कम है, लेकिन मैं इसके बारे में एक छोटा सा डायग्राम बना करके बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर 2 विभाग दे रखे हैं, जैसे पी विभाग है और क्यू विभाग है। आपकी बुक्स में भी दे रखा है। मान लीजिए इस पी विभाग को इस क्यू विभाग से कुछ काम है, तो पी विभाग को जब क्यू विभाग से अपना काम करना होगा तो इसे ऊपर की ओर जाते हैं, सरकारी तंत्र में या अन्य कहीं जगह भी इसी प्रकार से काम को किया जाता है। काम अपने से बड़े अधिकारी के पास पहुंचता है और फिर जाकर के जिसके पास हमने वो काम की जानकारी देनी थी उसके पास जाता है। तो स्केलर चेन में कहा गया है कि जब हमको पी विभाग को क्यू विभाग से संपर्क स्थापित करना है तो हमको क्यू से पहले ए की ओर जाना होगा और ए से कहां जाना होगा? क्यू की ओर। लेकिन कभी-कभी इस प्रक्रिया को अपनाने से विलंब होने के कारण हमारे व्यापार में हानि भी हो जाती है। तो हेनरी फ्योन का ये कहना है कि अगर इस प्रकार का विलंब हो रहा है और इससे आपको हानि होने की संभावना है तो आपको इस क्रम को तोड़ देना चाहिए और डायरेक्ट पी विभाग को किस विभाग से मिल लेना चाहिए? क्यू विभाग से मिल करके अपनी समस्या का समाधान कर अपनी योजनाएं तय कर लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा करते वक्त इन्हें अपने बॉस से स्वीकृति लेना बहुत ही जरूरी है, तभी ये डायरेक्ट उनसे जाकर के अपने काम की स्वीकृति ले सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर बात करी, किसकी करी है? स्केलर चेन की, जिसको हिंदी में सोपान श्रृंखला भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 8 की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी। हमारी संस्था में जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, अगर हम उनको ये कह देते कि हम आपको हमारी संस्था में से नहीं निकालेंगे, अगर आप अच्छे से काम करोगे तो हम यहीं पर आपको परमानेंट कर लेंगे, तो वो जो कर्मचारी होता है वो मन लगा करके काम करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये काम मुझे कल फिर करना है। तो काम में किसी भी प्रकार की आलसी नहीं करेगा, लापरवाही नहीं करेगा और वो अच्छे तरीके से काम को सीख भी सकता है। तो ये स्टेबिलिटी वाला भी जो प्रिंसिपल है, ये भी हेनरी फ्योन ने हमको बताया कि यहाँ पर भी हमको कर्मचारी को स्थायित्व प्रदान करना चाहिए ताकि वो काम अच्छे से कर सके। एक पॉइंट 9 आ रहा है, मैंने नीचे लिखा जो छूट गया था, रिम्यूनरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पारिश्रमिक। कर्मचारी को कम से कम इतना पारिश्रमिक अवश्य मिलना चाहिए जिससे कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, क्योंकि अगर हम उसको कम पैसा देंगे तो स्वाभाविक है कि उसका ध्यान हमारे काम पे नहीं रहेगा, घर परिवार की समस्या नहीं रहेगा।
तो सर्वोच्च अधिकारी को यह चाहिए कि अपने कर्मचारी को पारिश्रमिक देते समय उसको इतना पारिश्रमिक अवश्य दे ताकि वो अपने न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले, और पारिश्रमिक इतना भी नहीं दिया जाना चाहिए कि जिससे कि हमारे संस्था पर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर इसका बुरा प्रभाव पड़े। तो इस पर भी बैलेंस होना चाहिए। पारिश्रमिक देने का आशय यह नहीं है कि हम उसको सिर्फ सैलरी दे रहे हैं। सैलरी तो हम दे सकते हैं, सैलरी से तो मोटिवेट होता ही है। तो एक तो मॉनेटरी भी होता है जिसमें हम सैलरी देते हैं, एक नॉन मॉनेटरी भी होता है जिसमें हम उसके कार्य की प्रशंसा कर देते हैं, उसके गुणों की तारीफ कर देते हैं, तो भी कर्मचारी इससे प्रोत्साहित होता है। ये हमने पॉइंट नंबर 9 को देखा है। अब पॉइंट नंबर आ रहा है हमारा 10। पॉइंट नंबर 10 में इन्होंने बताया ऑर्डर। ऑर्डर मतलब होता है व्यवस्था का सिद्धांत। व्यवस्था का सिद्धांत हमें यह सिखलाता है कि जहां पर हम काम कर रहे हैं, हमारी मशीन वहीं पर होना चाहिए, वो व्यक्ति को भी वहीं पर होना चाहिए जहां पर वो काम कर रहा है, और हमारा रॉ मटेरियल भी वहीं पर होना चाहिए। तो सब अगर व्यवस्थित जगह पर व्यवस्थित सामान, व्यक्ति और मशीन अगर होगी तो हमें काम में विलंब नहीं होगा और हमारा काम तत्काल पूर्ण हो जाएगा। इसको बोलते हैं व्यवस्था का सिद्धांत। पॉइंट नंबर 10 की अगर हम बात करें, ये 10 के बाद 11 आ रहा है क्योंकि हमने एक पॉइंट बढ़ा दिया था, आपको पता है। इस प्रकार से 14 पॉइंट हो जाएंगे। तो इसके बाद अगर हम बात करें 11 की, तो यह लिखा है इन्होंने इनिशिएटिव, पहल का सिद्धांत। हमारे संस्था में काम करने वाले कर्मचारी को हमारे संस्था की कार्य योजना बनाते समय उनको जरूर उसमें शामिल करना चाहिए, ताकि हो सकता है उनके पास कोई अच्छे आइडिया हो जो मैनेजर की अपेक्षा कोई अच्छे से आइडिया हमारा कोई एम्प्लॉय भी बता सकता है, तो उनको कार्य में पहल करने के, उनको कार्य योजना में शामिल भी किया जाना चाहिए। एक पॉइंट नंबर मैं 12 की बात करता हूं। 12 जो दे रखा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। हमें अपनी संस्था में कार्य करते वक्त हमारे व्यक्तिगत हितों की तुलना में सामान्य हितों को अधिक महत्व देना चाहिए। इसको मैं एक उदाहरण देकर के आपको समझाना चाहता हूं। जैसा कि हम किसी एक क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं और मान लो अगर हम अपने इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं कि मुझे अभी शतक लगानी है और मैं इसके लिए लंबे समय तक अगर वहां रुका रहूंगा और बहुत सारे गेंदें मैंने खेल ली लेकिन ज्यादा रन नहीं बनाए, तो मैं अपने व्यक्तिगत स्कोर को तो मैं बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन मैंने टीम के लिए कुछ नहीं किया है, टीम की मैंने बहुत सारी गेंदों को नष्ट कर दिया है। तो यहाँ पर यही सिखाया गया है हमको कि अगर हमको हमारी संस्था में काम करना है तो हमारे व्यक्तिगत हितों को भूल करके संस्था के हित में भी हमें काम करना होगा। पॉइंट नंबर 13 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है समता। हमारी संस्था में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी से, चाहे वो ऊपरी लेवल का हो या लोअर लेवल का हो, तो हमको उनके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हर कर्मचारी हम